होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल चाहिए। तो किसी न किसी एनआईटी की बहुत अच्छी सीट आपके लिए ऑलरेडी सिक्योर हो, जिसमें बाय द वे सिर्फ लगभग 100 दिन का ही समय बचा है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम जेईई के जनवरी अटेम्प्ट में, जिसमें बाय द वे सिर्फ लगभग 100 दिन का ही समय बचा है, उसमें हम कैसे 99 परसेंटाइल को टारगेट कर सकते हैं। तो हाई ऑल, दिस इज निर्माण पवार और आज की इस वीडियो को मैं 4 वीडियो बोलने वाला हूँ, बिकॉज इस वीडियो में पहले हम देखेंगे 4 रीजंस क्यों आपको जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल को टारगेट करना है, और उसके बाद हम देखेंगे 4 तरीके कि ये 99 परसेंटाइल हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ये जो चारों तरीके हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बीच से छोड़ के चले जाओगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड में वो आपके मिस हो जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल कैसे लाया जा सकता है, ये समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल को लेके आना। इसका जो पहला रीजन है कि आपके ऊपर बोर्ड्स का प्रेशर नहीं रहेगा। जब आप अप्रैल अटेम्प्ट की बात करते हो तो उसमें फरवरी मार्च के अराउंड बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अप्रैल अटेम्प्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। जनवरी अटेम्प्ट में इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला। जनवरी तक आपके ऊपर बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आप बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ जेईई का एग्जाम दे पाओगे। दूसरा रीजन है कि जेईई का जनवरी अटेम्प्ट आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर बन जाता है। अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाता है तो बोर्ड्स, अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस तीनों एग्जाम्स जो आ रहे हैं आपके, वो भी आपके अच्छे जाते हैं। आपका जनवरी अटेम्प्ट खराब हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने लग जाता है और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है फॉर फर्दर कमिंग एग्जाम्स। तीसरा जो रीजन है वो है कि अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल ले आते हो तो किसी न किसी एनआईटी की बहुत अच्छी सीट आपके लिए ऑलरेडी सिक्योर हो जाती है, और फिर अब आप बहुत ही मेंटली पीसफुल स्टेट में अपने आगे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब आपको पता है कि बेयर मिनिमम मुझे किसी न किसी एनआईटी की बहुत अच्छी सी सीट तो मिलने ही वाली है। जो चौथा रीजन है वो ये कि आपको एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इनफ टाइम मिल जाएगा। अगर आप जेईई के जनवरी अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आते हो तो फिर आप जनवरी से लेके मई तक का पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ एडवांस प्रिपरेशन को दे सकते हो। आपका ये जो बीच में अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है उसका टेंशन आपको नहीं रहने वाला। सो नाउ हैविंग अंडरस्टूड दीस 4 पॉइंट्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमको जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल चाहिए, लेकिन ये 99 परसेंटाइल लाया किस तरीके से जाए इसके ऊपर बात करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर ये वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो इसको एक बार लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जान लेते हैं क्या है वो 4 तरीके जिससे आप 99 परसेंटाइल को अचीव कर सकते हो। पहला तरीका है इंक्रीजिंग योर स्टडी आवर्स एंड एफिशिएंसी। अब यहाँ सितंबर एंड से लेके जनवरी तक आपके पास लगभग सिर्फ 100 दिन का ही समय बचा है, और इतने कम समय में अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट करना। 7 से 8 घंटे की नींद मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप सभी लोग ले सकते हो, सो दैट आपका दिमाग जो है पूरी तरीके से रिलैक्स्ड रहे और वो पूरी तरीके से पढ़ाई पर फोकस कर सके। 1-2 घंटे मिसलेनियस एक्टिविटीज़ के लिए छोड़ दो तो जो 14-15 घंटे का आपके पास समय बचता है वो सारा का सारा समय आपको पढ़ाई पे बहुत ही शिद्दत के साथ दे देना है। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते डिस्ट्रैक्ट होना, अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पर भी अपना टाइम वेस्ट करना। आपके पास जो इतना कम समय बचा हुआ है उसमें आपको पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। जब आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हो उसके बाद में बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक ले लो। ये ब्रेक्स छोटे बोल रहा हूँ मैं तो 15-20 मिनट के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना। इससे क्या होगा, इससे आपकी एफिशिएंसी जो है दिमाग की वो थोड़ी बनी रहेगी। ब्रेक्स अगर लोगे ही नहीं तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो इससे बेटर है कि बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक ले लो और इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लो। साथ ही साथ जब इतना कम समय बचा है तो अब आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे बचे हुए 100 दिन के लिए तो डेफिनेटली आपका जनवरी अटेम्प्ट जो है वो खराब हो जाए। दूसरा तरीका है सिलेबस कंप्लीशन बाय नवंबर। किसी भी हालत में आपको नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म करना है, और ये किस तरीके से करना है, अभी जो भी आपके लेक्चर्स चल रहे हो, जब कभी आप कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो आपको तब के तब उसके क्लास नोट्स बना लेने, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वैसे उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने। नोट्स बनाने का काम बाद के लिए मत छोड़ना, अभी के अभी ये सारी चीज़ें कर लिया करना। जैसे ही आपका चैप्टर एंड हो जाता है उसके बाद में सबसे पहले आपको पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद पिछले 5 से 7 साल के जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे खत्म करना है, और जो भी आपको मॉड्यूल मिली है चाहे आपके कोचिंग से या जो आपने खरीदी हुई है वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है बस। इसके अलावा आप कोई और नई बुक्स अभी ट्राई करने मत जाना, आपके पास समय बहुत कम बचा है। पहले ऑन प्रायोरिटी सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना और मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर लेना। जब आपका नवंबर स्टार्टिंग तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो नवंबर का पूरा मंथ है वो बचे हुए जो 15-20 दिन आपको मिलेंगे उस टाइम में आप बैकलॉग्स के ऊपर काम कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपकी 11th स्टैंडर्ड की या अभी तक 12th में जो चीज़ें छूट गई है उसको आप नवंबर एंड तक किसी भी तरीके से कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तीसरा पॉइंट है टू कीप डूइंग रिविजन। अब ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, स्टूडेंट्स रिवीजन को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। उनको बस लगता है कि नई नई चीज़ें पढ़ते जाना है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे का सिलेबस पढ़ते चले जाना है, लेकिन पीछे वाली चीज़ों को कभी ओपन करके देखते ही नहीं, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग दीज डेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कभी आप चैप्टर पढ़ोगे आप उसके नोट्स तब के तब बना लोगे। अब आप वीकली बेसिस पर हर संडे टू संडे बैठकर जो भी आपने हफ्ते भर में चीज़ें पढ़ी है उनको एक बार रिवाइज करते चले जाओगे। अगर आप चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे तो आप जो जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हो वो चीज़ें आप भूलते चले जाओगे। इसी तरीके से वीकली रिवीजन के साथ साथ आप मंथ के एंड पे मंथली रिवीजन भी कर लो और उसके बाद में जैसे जैसे दो चार चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो दोनों तीनों चैप्टर्स की रिवीजन भी करते चले जाओ। इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी रीडिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के टाइम में भी आपको एनसीईआरटी रीडिंग करते चले जाना है। एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम आपने जो एनसीईआरटी में मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके रखे हुए हैं उनको भी आपको साथ ही साथ पढ़ते चले जाना है। अगर एनसीईआरटी रीडिंग आपके लिए थोड़ी कम्बरसम हो रही है या आपको डिफिकल्ट लग रहा है या अगर थ्योरी पढ़ने से आपको नींद सी फील होती है, तो जैसे कुछ बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में, जैसे एमटीजी की एक एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स नाम की बुक आती है। वहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस से हर लाइन से उठा के लगभग एक क्वेश्चन बना दिया गया है और आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरी एनसीईआरटी दी हुई है। अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग करना नहीं प्रेफर करते तो आप एटलीस्ट इस तरीके की कोई बुक को रेफर कर लेना और उस बुक को कंप्लीट कर लेना, सो दैट पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है वो आपके दिमाग में छप जाए। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ढेर सारे टेस्ट देते रहें। वीकली बेसिस पे जैसे आप रिविजन कर रहे हैं वैसे ही वीकली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देते चले जाएंगे। भले ही हो सकता है आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दें या आप ग्रुप मॉक टेस्ट दें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाए वैसे वैसे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, जब कभी आप टेस्ट दे के आते हो आपको बस टेस्ट दे के आके स्कोर देख के छोड़ नहीं देना है, आपको उसका एनालिसिस भी करना है। अब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे, जब कभी आप टेस्ट दे के आएंगे अब आप चेक करेंगे कि आपके कौन कौन से आंसर करेक्ट हुए हैं, कौन कौन से रॉन्ग हुए हैं। जो जो आंसर आपके करेक्ट हुए हैं आप जाके सॉल्यूशंस में चेक करेंगे कि क्या उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई बेटर मेथड था। अगर था तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए उस मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे। वहीं पर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं या छूट गए हैं वो क्वेश्चंस के पार्ट को अब आपको जाके उन सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को अपने नोट्स के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू और जो मॉड्यूल्स है उसके थ्रू ढेर सारी प्रैक्टिसिंग करके अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बना लेना। जैसा मैंने पहले भी बोला कि नवंबर एंड तक आपको सिलेबस और बैकलॉग सब कुछ खत्म कर देना है, तो दैट दिसंबर एंड जनवरी ये वाला जो आपके पास टाइम फ्रेम बचेगा इसमें आप ढेर सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते चले जाएंगे और हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते जाएंगे। इस 2 महीनों के टाइम पीरियड में आप जितने ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे और उनका एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके स्कोर में आपको इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए। इन्हीं मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे और जब आप अपने वीक एरियाज के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्कोर्स में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली आज के इस वीडियो से आपको ढेर सारी हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन या क्वेरीज है जिसको मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाया हूँ उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।